है आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लखनऊ सद्दाम शेख की कस्टडी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कस्टडी रिमांड 9 दिन के लिए बढ़ाई गई है। 29 जुलाई तक कस्टडी रिमांड में सद्दाम रहेगा। मोबाइल की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पूछताछ होगी। सद्दाम को मुंबई, सूरत, बेंगलुरु ले जाएगी एटीएस और पूछताछ होगी, क्योंकि कस्टडी बढ़ा दी गई है सद्दाम की। 29 जुलाई तक कस्टडी रिमांड बढ़ाई गई है। फोन की जो एफएसएल रिपोर्ट है उसके आधार पर पूछताछ होगी सद्दाम से। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सद्दाम शेख की कस्टडी को लेकर भी बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि रिमांड अब बढ़ा दी गई है और ऐसे में पूछताछ कर तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो सकती हैं। फोन की एफएसएल रिपोर्ट भी जो आई है उसके आधार पर पूछताछ होगी। इतना ही नहीं, बल्कि सद्दाम को मुंबई, सूरत, बेंगलुरु भी एटीएस ले जाएगी चीजों को जानने के लिए, और साथ ही जो पूछताछ में सद्दाम बोलेगा उसके आधार पर वहां जाकर जांच की जाएगी। और वहीं सीबीआई ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज का मोहित जायसवाल गिरफ्तार किया गया। 4.5 किलो एमडीएमए बरामद की गई है। मामले में गिरफ्तारी इंटरपोल के इनपुट पर सीबीआई ने दबोचा है। सीबीआई को यह बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, जहां एमडीएमए बरामद किया गया है। 4 किलो एमडीएमए बरामद की गई है। इसके साथ ही इनपुट्स मिले थे सीबीआई को। सीबीआई ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। प्रयागराज का मोहित जायसवाल बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया। 4.5 किलो एमडीएमए भी मिला है। मामले में गिरफ्तारी इंटरपोल की इनपुट पर सीबीआई ने दबोचा। इस मामले में गिरफ्तारी तब हुई है जब इंटरपोल के इनपुट्स मिले थे और उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आगरा यूनिवर्सिटी में आंसर शीट बदलने का मामला सामने आया है। ईडी ने एसपी छात्र नेता को गिरफ्तार किया है। एमबीबीएस बीएमएस परीक्षा में गड़बड़ी भी की थी। इतना ही नहीं, ईडी ने लखनऊ के डेविड मारियो डेनिस और उसके कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। डेविड मारियो डेनिस ने कानपुर यूनिवर्सिटी के वीसी विनय पाठक पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया था। आगरा विश्वविद्यालय में आंसर शीट बदलने का मामला है ये पूरा, और ईडी ने एसपी छात्र नेता को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। एमबीबीएस बीएमएस की परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी यहां पर देखने को मिली है, आंसर शीट बदलने का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में अब जांच होगी। आगरा विश्वविद्यालय में आंसर शीट बदला गया है। ईडी ने एसपी छात्र नेता को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। और प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान की आज से शुरुआत होगी। सीएम योगी बिजनौर और मुजफ्फरनगर से वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। यूपी में इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के सभी मंत्री, सांसद, विधायक वृक्षारोपण अभियान में शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी के सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी भी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे। सीएम योगी ने राज्य के लोगों से वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने की अपील की है। बिजनौर में सीएम योगी कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सीएम योगी मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां शुक तीर्थ में पौधारोपण वो करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 35 करोड़ पौधे लगाना बहुत बड़ी बात है। और ये महाअभियान यूपी में अब तक कई पौधे लग चुके हैं। वृक्षारोपण है ये महावृक्षारोपण, जिसकी शुरुआत बिजनौर से और मुजफ्फरनगर से की जाएगी। कल्पवृक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। 15 अगस्त को 5 करोड़ और आज 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीन सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत है और योगी सरकार में अब तक कई पौधे लग चुके हैं। आपको बता दें, 22 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लग चुके हैं। 22 करोड़ 53,04,526 पौधे अब तक लग चुके हैं।
आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है, बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। बेसिक शिक्षा विभाग को सीएम ने निर्देश भी दिए हैं कि जर्जर भवनों को तत्काल गिरा दें। जर्जर स्कूलों के भवनों में पढ़ाई ना हो, टैबलेट से लैस होंगे सभी सरकारी शिक्षक। और ऐसे में डिजिटल इंडिया की ओर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं स्कूलों को, और उन्होंने कहा है बेसिक शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कि जर्जर भवनों को तत्काल गिराए जाएं, खतरे में बिल्कुल भी बच्चे ना रहें, और जो भी पढ़ाई कराई जा रही है वो किसी भी तरह से समस्या पैदा ना करे भविष्य में। इसको देखते हुए जो जर्जर भवन है उनको पहली बात तो एक रिपोर्ट तैयार करें उनके लिए कि कहां-कहां पर जर्जर भवन है और उनका कायाकल्प कैसे किया जा सकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार करें। जर्जर स्कूलों के भवनों में पढ़ाई बिल्कुल भी ना हो, टैबलेट से तमाम जो सरकारी शिक्षक हैं वो लैस होंगे, यानी कि डिजिटल इंडिया बनाना है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में तमाम चीजें डिजिटली होंगे। अब हमने देखा है इससे पहले भी कि बजट को भी डिजिटली पेश किया गया था, पेपरलेस बजट पेश हुआ है। कई जगह कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला। अब शिक्षक भी सरकारी स्कूलों में टैबलेट से पढ़ाएंगे बच्चों को। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। बीएल संतोष लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेंगे। बीएल संतोष लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा स्पेशल 21 के साथ अलग संवाद करेंगे। बीएल संतोष 80 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए 21 क्लस्टर के प्रभारियों, सह प्रभारियों और विस्तारकों के साथ मंथन करेंगे, और साथ ही वो नगर निगमों के महापौर और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। फीडबैक का मुख्य मकसद जिस सीट पर कोई कमी हो उसको समय से पहले ठीक करना है। आज सीएम आवास पर आयोजित कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें बीएल संतोष और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो बीएल संतोष क्योंकि इस बैठक में शामिल होंगे, इसीलिए भी ये बैठक और खास हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती प्रचार प्रसार में और जागरूक करने में जनता को। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का यह मंथन होगा, जहां बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और जो स्पेशल 21 है उनके साथ भी अलग से मीटिंग होगी बीएल संतोष की। जो लोकसभा प्रभारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक होगी। 17 मेयर और 67 जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बीएल संतोष की मीटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में अब सियासी बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से तोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करवाया, तो अब अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 24 जुलाई को बीजेपी विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है, और इस सर्जिकल स्ट्राइक से एसपी के साथ आरएलडी भी कमजोर और कमजोर होने वाली है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दूसरे दलों के तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाए, उसमें जो क्षेत्रीय छत्रप हों, जाति लिहाज से जो नेता बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हों मिशन लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी लगातार पार्टी ज्वाइन कराने की रणनीति पर काम कर रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन जब बेंगलुरु में जयंत 26 दलों के साथ ताल ठोकने लगे तो अब उनकी पार्टी में ही सेंधमारी होने लगी है, और इस सेंधमारी से जयंत की पार्टी के बड़े नेता राजपाल सैनी भी बीजेपी में जाने वाले हैं। दरअसल 24 जुलाई को पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलए बीजेपी ज्वाइन करेंगे। एसपी नेता साहब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल होंगे। एसपी सरकार में साहब सैनी कैबिनेट मंत्री थे। आरएलडी नेता राजपाल सैनी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आरएलडी से राज्यसभा सांसद थे राजपाल सैनी। तो वहीं 4 बार एमएलए रहे जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल होंगे, और कुर्मी चेहरा सुषमा भी छोड़ सकती हैं एसपी का साथ। पश्चिम से साहब सिंह सैनी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से राजपाल सैनी वह भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां साहब सिंह सैनी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी में हैं। इसी तरीके से राजपाल सैनी राज्यसभा के सांसद रहे हैं, आरएलडी में हैं वो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुषमा पटेल की, वह पूर्वांचल से हैं, समाजवादी पार्टी से विधायकी का चुनाव लड़ चुकी हैं।
यानी इस बार अखिलेश के साथ ही जयंत की पार्टी में भूचाल आने वाला है और ये 4 बड़े नेता जल्द ही बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले एसपी और एलडी के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है वो उससे प्रभावित है। साथ ही सीएम योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बरकरार रखा है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। इससे प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी पहले राजभर का बीजेपी से मेल, फिर दारा सिंह का अखिलेश के साथ खेल और अब समाजवादी पार्टी के साथ ही आरएलडी का भी समीकरण हो रहा है फेल। क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि वो खुद ब खुद पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आने को बेचैन है। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की नीति और जेपी नड्डा के साथ ही भूपेंद्र चौधरी की रणनीति से विरोधी भी अब बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। वाराणसी के रुद्राक्ष में आज से 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे मोहन भागवत शुभारंभ करेंगे। ये अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जो पैनल डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप और मास्टर क्लासेस के माध्यम से मंदिर यानी कि टेम्पल इकोसिस्टम के प्रबंधन, संचालन और क्रियान्वयन में सर्वोत्तम कार्यों को सामने रखेगा। कन्वेंशन में 25 देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के भक्ति हिस्सा लेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 450 से ज्यादा प्रसिद्ध मंदिरों से जुड़े लोग शामिल होंगे। विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाया है। आचार्य ने कहा कि सिर्फ विपक्षी एकता से नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रियंका गांधी को पीएम का चेहरा घोषित करे तभी विपक्ष को जीत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव चेहरों का चुनाव है। विपक्षी एकता का प्रयास सराहनीय है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ विपक्ष की एकता करके मोदी को नहीं हराया जा सकता। अगर मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना पड़ेगा। बिना प्रियंका गांधी के नरेंद्र मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रक एक घर में जा घुसा जिससे पिता पुत्री समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।